अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। 13th एडिशन में चैप्टर नंबर 2। अगर आपके पास 14th एडिशन है तो इसमें चेंज भी हो सकता है, आगे पीछे होगा, मगर चैप्टर आपका ज़रूर होगा। अच्छा क्लास, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है डिसीजन मेकिंग डिसीजंस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिसीजंस होते क्या हैं। क्लास, डिसीजंस यह है कि जब आपके पास मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हों तो आपने उन अल्टरनेटिव्स में से किसी एक या दो अल्टरनेटिव को चूज़ करना होता है, चॉइस अमंग 2 और मोर अल्टरनेटिव्स। तो हमारा डिसीजन क्या होता है कि आपने किसी एक या दो अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना होता है जब आपके पास मल्टीपल अल्टरनेटिव्स होते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वो होता है कि जिसमें हम अल्टरनेटिव को चूज़ कर रहे होते हैं, और बेसिकली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपके 8 स्टेप्स पे फॉल करता है। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। हमने डिसीजन जब लेना होता है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये देखना होता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें कौन सी ऑब्स्टिकल की वजह से डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम एक ऐसी सिचुएशन होती है जो आपको फेस करना पड़ती है जब आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे होते। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, या ऐसी कौन सी ऑब्स्टिकल्स हैं जिनकी वजह से आप अपने, या ऐसे कौन से हर्डल्स हैं जिनकी वजह से आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। जैसे यहाँ हमारे पास जो एग्जांपल हैं, उस एग्जांपल में वो कहता है कि हमारा सेल मैनेजर को लगता है कि सेल रिप्रेजेंटेटिव को न्यू कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड हैं। ये हमारी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। मगर इस प्रॉब्लम में हम ये देखेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करते हैं। उसके लिए हमें आइडेंटिफाइंग द डिसीजन क्राइटेरिया, हमें ये देखना है कि पॉसिबल कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन हो सकती हैं। क्या उन कंप्यूटर्स की मेमोरी शॉर्ट हो रही है, क्या उन कंप्यूटर्स की बैटरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, क्या उन कंप्यूटर की कैरिंग वेट ज़्यादा है। तो हमें इसमें ये देखना होता है कि हमारे पास कौन से वो हैं प्रॉब्लम के पॉसिबल सल्यूशंस क्या हो सकते हैं। उसके बाद इन सारे प्रॉब्लम्स को, डिसीजंस को हमने वेट एलोकेट कर देने होते हैं। हो सकता है कि हमारे लिए एज अ मैनेजर हम ये देखेंगे हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उनमें मेमोरी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अगर मेमोरी ज़्यादा अच्छी होगी तो कंप्यूटर ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, उनमें आप चीज़ें ज़्यादा डाटा सेव कर सकते हैं। तो हमें 1 बाय 1 इन सारी ऑप्शंस को रिव्यू करना होता है। जब आप वेट कॉस्ट कर देते हैं, वेट असाइन कर देते हैं, तो उन वेट को एलोकेट या असाइन करने के बाद आप अल्टरनेटिव्स को डेवलप करते हैं। अल्टरनेटिव्स को डेवलप करना होता है कि जैसे आपके पास ये टेबल 7.3 है। इसमें देखें हम लोगों ने जो वेट असाइन किए हुए थे, वेट हमने असाइन किए थे, मेमोरी स्टोरेज को हमने क्या वेट दिया हुआ था 10, बैटरी लाइफ को 8, कैरिंग वेट को 6, वारंटी को 4 एंड डिस्प्ले क्वालिटी को 3। मगर ज़रूरी नहीं कि HP में ये हैं तो डेल में भी ये हों, और ज़रूरी नहीं कि डेल में अगर ये हैं तो आपके तोशिबा में भी यही हों। मेमोरी किसी की तोशिबा की मेमोरी को अगर आप 7 वेट दे रहे हैं तो आप डेल की या HP को 10 दे सकते हैं। आप उसकी मेमोरी स्टोरेज को देखेंगे, आप उसको फिर वेट एलोकेट करते हैं। पहले आप उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। जब आपने वेट कॉस्ट कर दिए, वेट साइन कर दिए, तो उसके बाद आपने अल्टरनेटिव्स को भी डेवलप कर लिया। डिफरेंट कंपनीज़ के कंप्यूटर्स लिए और कंपनीज़ के कंप्यूटर्स को आपने एनालाइज़ किया और उसमें देखा कि आपके पास जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं उन कंप्यूटर्स में मेमोरी किसकी ज़्यादा अच्छी है। आपने उसको 10 एलोकेट वेट एलोकेट कर दिया। जिसकी बैटरी लाइफ ज़्यादा अच्छी है आपने उसको 10 दे दिया। जिसकी कैरिंग वेट ज़्यादा है उसको आपने 10 दे दिया। तो इस तरह से आपने 1 बाय 1 सबको वेट असाइन कर लिए हैं। जब आपने वेट असाइन कर ली उसके बाद आपने अल्टरनेटिव्स भी डेवलप कर लिए। फिर आपके पास आता है आपने इन अल्टरनेटिव्स को एनालाइज़ करना होता है। इन अल्टरनेटिव्स को एनालाइज़ करने के लिए हम 1 बाय 1 सबका रिव्यू करेंगे, उनको एवेल्यूएट करेंगे। फिर उसके बाद हम किसी एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक या दो अल्टरनेटिव्स को किसी बेसिक क्वालिटी की बेस पे। हम हो सकता है कि तोशिबा को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि तोशिबा की हमारे पास हमें लगता है कि तोशिबा की जो है इसको डेल को सिलेक्ट कर लें, हमें लगता है कि इसकी मेमोरी स्टोरेज और उसके अलावा कैरिंग वेट ज़्यादा अच्छा है। या हम HP
को सिलेक्ट कर लें, हमें लगता है इसकी बैटरी लाइफ और डिस्प्ले क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, तो हमारे लिए जो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी उसको वेट हमने देखना है कि उसको वेट कितना है। अगर उसको डेल में 10 आ रहा है, आप 10 वो डेल को ले लेंगे। अगर सोनी में आ रहा है तो शीबा में आ रहा है, जिसमें भी आ रहा है ज़्यादा हाईएस्ट वेट आ रहा है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और दूसरे के ऊपर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, अल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट कर दिया। जब इम्प्लीमेंट किया मतलब आपने उनमें से कोई 2-4 कंप्यूटर परचेज़ कर लिए, इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने उन डिसीजंस की इफ़ेक्टिवनेस को एवेल्यूएट करना है कि जो आपने सोचा था कि आपको रिज़ल्ट्स वैसे ही मिल रहे हैं। यहाँ हम अपने एक्चुअल रिज़ल्ट्स को कंपेयर करते हैं अपने प्लान्ड रिज़ल्ट्स के साथ, जो हमने डिसाइड किए हुए थे रिज़ल्ट्स, क्या हमें इन कंप्यूटर से वही रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं। अगर वही मिल रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहे तो हमें फिर से अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रिवाइज़ करना होता है। उसके बाद आता है मैनेजर्स मेकिंग डिसीजन। प्लस यहाँ हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि मैनेजर्स डिसीजन किस किस तरह से ले सकते हैं। तो क्लास इसमें सबसे पहले देखें मैनेजर्स जो हैं डिसीजंस जो लेते हैं वो या तो रैशनैलिटी की बेस पे होते हैं, या बाउंडेड रैशनैलिटी होती है, या रोल ऑफ इंट्यूशन, या रोल ऑफ एविडेंस बेस्ड। ये 4 टाइप्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये देखें कि अजम्पशन ऑफ मेकिंग डिसीजंस रैशनैलिटी होती क्या। प्लस रैशनैलिटी एक्चुअली ये होता है कि जब आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, पॉसिबल जितनी भी ऑप्शंस हैं, आपने उन सारी ऑप्शंस को देखना है और उनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है। मैक्सिमम यू हैव अल्टरनेटिव्स, मैक्सिमम यू हैव ऑप्शंस, आपके सारे ऑप्शंस को देखना होता है, उसके बाद उनको एवेल्यूएट करना है और उसमें से किसी एक को चूज़ करना होता है। डैट इज़ दी रैशनैलिटी। रैशनैलिटी आपकी जो है लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट होती है, आपकी लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट होती है। इसमें हम ऑब्जेक्टिविटी एनालिसिस करते हैं, ना कि सब्जेक्टिविटी। हम ओवरऑल नहीं देखते, हम उसके 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को रिव्यू करते हैं और फिर उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। इसकी अजम्पशन ये है कि ये क्लियर एंड अम्बिगुइटी से फ्री होती है, फ्री ऑफ अम्बिगुइटी। इसमें कोई भी अम्बिगुइटी नहीं होती है, क्लियर होती है, फेयर होती है। इसमें हम जो डिसीजन ले रहे होते हैं उसको हमने हर वे से, हर पर्सपेक्टिव से उसको जज किया होता है। उसके बाद मेकिंग डिसीजन बाउंडेड रैशनैलिटी। इसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं पॉसिबल आउटकम्स लें, पॉसिबल अल्टरनेटिव्स लें, बट इसमें होता ये है कि हमें बाउंड कर दिया जाता है कि हम कुछ अल्टरनेटिव्स को नहीं ले सकते। उसमें रीज़न आ सकती है आपके टाइम शॉर्टेज की, आपके रिसोर्सेज शॉर्टेज की, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे के सारे अल्टरनेटिव्स को रिव्यू करें। तो यहाँ आपको किसी न किसी रीज़न की वजह से बाउंड कर दिया जाता है कि आप सारे जो पॉसिबल वो हैं आउटकम्स, उनको ना अल्टरनेटिव्स को ना रिव्यू कर सकें। और जब आप रिव्यू नहीं कर सकते तो आपकी उस सिचुएशन को कहते हैं सेटिस्फाइज होता है कि आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया है कि जो आपको मिला है डेट इज़ गुड इनफ़, जो आपको रिज़ल्ट मिला है डेट इज़ गुड इनफ़। और एक यहाँ टर्म यूज़ हो रही है इस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। इस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट क्लास होता है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो हमने पिछली डिसीजन में कमिटमेंट की है उसको हम आगे कोशिश करते हैं कि उसको राइट प्रूव करें। इट माइट बी पॉसिबल कि वो रॉन्ग हो, बट हमें उसको प्रूव करना होता है कि दैट सिचुएशन वाज राइट। उसमें हमें जितनी भी एम्बिग्विटी होती है उसको रिमूव करना होता है, बट उसमें चांसेस होते हैं कि वो सिचुएशन आपकी राइट ना हो, उसमें आपको रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ा हो, मगर फिर भी आपने उसको प्रूव करना होता है या उसको जस्टिफाई करना होता है। रोल ऑफ इंट्यूशन होता है सिक्स सेंस। रोल ऑफ इंट्यूशन होता है कि आपने अपने एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, पास्ट एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, इमोशंस, एथिक्स एंड वैल्यू ऑफ कल्चर की बेस पर डिसीजन लिया होता है। यहाँ यह है कि आप अपने जो डिसीजंस लेते हैं वो डिसीजंस आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, इमोशंस और डिफरेंट ऐसी जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ हैं उनकी बेस पे, नॉलेज, स्किल्स, उनकी बेस पे डिसीजन लेते हैं। इस पर कोई भी आपकी कोई एविडेंस आपके पास नहीं होता, कोई अल्टरनेटिव्स नहीं होते। हम जस्ट एक्सपीरियंस की बेस पे, फीलिंग्स, इंट्यूशन या कोई भी ऐसी जो हमारी मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स, कल्चर
नॉर्म्स, इनकी बेस पे हम डिसीजन ले रहे होते हैं। उसके बाद है मेकिंग डिसीजन द रोल ऑफ एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। इसमें हमारा ये होता है कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एविडेंस होता है और उसको हम जज करते हुए डिसीजन लेते हैं, और ये हमारा सबसे बेस्ट वे होता है डिसीजन लेने के लिए। उसके बाद क्लास हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डिसीजंस एंड डिसीजन मेकिंग कंडीशंस। टाइप्स ऑफ डिसीजंस हमारे पास टू टाइप्स हैं, और उसमें हम लोग टू प्रॉब्लम्स हैं, और डिसीजन के टाइप्स भी टू हैं। सबसे पहले ये देखें, हमारे पास आती है स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। क्लास स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, फैमिलियर आप उन प्रॉब्लम से होते हैं, और वो रिपीट हो रही होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस में प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकती हैं, जैसे लेबर के दरमियान कुछ झगड़ा हो जाता है, वेजेस की बेस पे, या कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। ये डेली बेसिस के प्रॉब्लम्स होती हैं। इन प्रॉब्लम्स को आपने किस तरह से टैकल करना है, इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से आपने हैंडल करना है, उसके लिए आपके पास प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं। प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं ऐसे डिसीजंस जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। प्रॉब्लम्स भी आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, आपको पता है अगर ऐसा होगा तो ये डिसीजन लिया जाएगा, अगर ऐसा होगा तो ये डिसीजन लिया जाएगा। मतलब आपकी वो जो प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फैमिलियर हैं आप उनसे, और डिफाइंड प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो आपके डिसीजंस हैं वो भी डिसीजंस आपके रेपिटेटिव डिसीजंस होते हैं। आपको पता है अगर ऐसा होगा तो उन डिसीजंस की बेस पे, उन प्रॉब्लम्स की बेस पे आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। हमारे पास प्रोग्राम डिसीजंस 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन प्रोसीजर, सेकंड रूल एंड पॉलिसी। प्रोसीजर होता है कि जिसमें आपको एक सीरीज़ या सीक्वेंस फॉलो करना होता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है टाइम की वजह से लेबर के दरमियान, या रिसोर्सेज की वजह से लेबर के दरमियान, तो उस सूरत में आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, आपको लेबर के दरमियान जस्टिस कैसे करवाना है। उसके बाद हमारे पास आता है रूल। प्लस रूल एक ऐसे सिचुएशन होती है जिसमें आप एक सिंपल स्टेटमेंट दे देते हैं कि अगर जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें दोनों पार्टीज़ को रिज़ाइन करना पड़ेगा, दोनों पार्टीज़ को आप फायर कर देंगे। डैट इज़ दी रूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट ख़राब करेगा उसको फायर कर दिया जाएगा। डैट इज़ दी रूल। उसके बाद पॉलिसी है। पॉलिसी आपकी क्लियर नहीं होती, ये अनक्लियर स्टेटमेंट होती है। रूल क्लियर स्टेटमेंट होती है, पॉलिसी अनक्लियर स्टेटमेंट होती है। इसमें हमें ये होता है कि हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन आया उसने 2 साल तक सर्विस की, उसके बाद उसकी प्रमोशन होती है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि हर पर्सन की 2 साल बाद ही प्रमोशन हो, किसी की हो सकता है 1 माह पहले हो जाए, किसी की 1 माह बाद हो जाए। आप फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी में अगर किसी की प्रमोशन कर रहे हैं, कोई पर्सन आया मार्च में, आपने उसकी प्रमोशन भी जनवरी में करनी है, बिकॉज़ यहाँ आपकी पॉलिसी ये है कि आप मतलब उसकी फिर 2.5 साल बाद जाके प्रमोशन होती है, कि जिसके 2 साल कंप्लीट हुए उसके बाद उसकी प्रमोशन होगी, जब वो जनवरी में प्रमोशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ आपकी स्टेटमेंट क्लियर नहीं होती, यहाँ आपको कुछ अनक्लियर स्टेटमेंट्स देना होती हैं। उसके बाद आता है अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो अनयूजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, रिपीट नहीं हो रही होती, जैसे करप्शन हो गई, या किसी ने फ्रॉड किया, या प्रोडक्ट्स में कोई डिफ़ॉल्ट आया तो आपकी प्रोडक्ट्स की कोई कंप्लेन आई। तो ये आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो रिपीट नहीं होती, अनयूजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। इनको क्लियर करने के लिए आपको नॉन प्रोग्राम डिसीजंस लेने होते हैं। ये आपके पहले से डिसाइडेड नहीं होते, आपका एट द स्पॉट सोचना होता है, और उसके लिए आपको एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस से गुजरना होता है। और उसके बाद यहाँ हमारे पास एक टेबल गिवन है। इस टेबल में भी इसने बताया हुआ है कि आपके प्रोग्राम डिसीजंस और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे यहाँ कह रहे हैं स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसमें स्ट्रक्चर्ड में हमारा जो लोअर लेवल है वही डिसीजन ले लेते हैं कि अगर आपकी लेबर के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो आपका सुपरवाइज़र दोनों को फायर कर देता है। अगर नॉन प्रोग्राम्ड है तो अपर लेवल लेगा। आपकी प्रोग्राम डिसीजंस रिपीटेटिव होते हैं, और ये न्यू एंड अनयूजुअल होते हैं, वही रिपीट चीज़ें आ रही है जो हमने पहले से डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद क्लास आते हैं डिसीजन मेकिंग कंडीशंस। इट्स वेरी सिंपल। हमारे पास 3 डिसीजन मेकिंग कंडीशंस आती हैं, सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी।
सर्टेनिटी ऐसी कंडीशन होती है जैसे हमारे पास प्रोग्राम डिसीजंस की होती हैं या प्रोग्राम्ड प्रॉब्लम्स की होती है, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स की होती है। हमारे पास हर चीज़ क्लियर होती हैं, हर चीज़ का हमें एग्जैक्ट अंदाज़ा होता है कि व्हाट विल बी हैपन इन फ्यूचर। और उसके बाद हमारे पास एक आती है रिस्क होता है कि यहाँ आपको 50-50% चांसेस होते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। आपके यहाँ जो है जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो मतलब आउटकम्स की बेस पे लिए जाते हैं, बट आउटकम्स जो हैं वो आपके एस्टिमेट किया जाता है कि आउटकम्स आपके पॉजिटिव होंगे, बट इट माइट बी पॉसिबल कि वो नेगेटिव हो। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास आता है अनसर्टेनिटी। क्लास अनसर्टेनिटी ऐसे डिसीजंस होते हैं या ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कुछ भी क्लियर नहीं होता। यहाँ हमारा मैनेजर जो है ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकता है, पेसिमिस्टिक भी हो सकता है। अगर ऑप्टिमिस्टिक है तो मैक्सिमैक्स चॉइस को फॉलो करेगा। ऑप्टिमिस्टिक होता है पॉजिटिव की तरफ आप जा रहे होते हैं, आप मैक्सिमम ऑप्शंस लेंगे और मैक्सिमम उसका आउटकम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये आपकी अनसर्टेन होती हैं। उसके बाद पेसिमिस्टिक होता है जिसमें आपको डर होता है कि आप लॉस की तरफ ना चले जाएं, क्योंकि यहाँ भी आपकी सिचुएशन क्लियर नहीं होती। यहाँ हम मैक्सिमाइजिंग द मिनिमम पॉसिबल पे ऑफ, हम कोशिश करते हैं कि बाउंड रैशनैलिटी को फॉलो कर दें। डेट्स इट क्लास। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स होगा।